बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, या इसे पीएमआर भी शॉर्ट में कहते हैं। इसका एक और नाम भी है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। प्रोटॉन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, और इसको शॉर्ट में यूं भी जाहिर करते हैं हाइड्रोजन, और इसके ऊपर 1 शो करता है हाइड्रोजन का मैस नंबर। और हाइड्रोजन यहाँ पर क्यों आ रहा है, आपको पता है कि हाइड्रोजन में क्योंकि एक ही प्रोटॉन होता है, इसलिए हम हाइड्रोजन को प्रोटॉन भी कह लेते हैं। तो इसलिए ये प्रोटॉन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की सिंबल में प्रोटॉन की जगह हमने H लिखा हुआ है, यानी हाइड्रोजन। और ऊपर 1 है, इट मीन इसका जो मैस नंबर है वो 1 है। मैस नंबर हाइड्रोजन के 3 होते हैं, मैस नंबर 1 भी होता है, मैस नंबर 2 भी होता है, मैस नंबर 3 भी होता है, जिन्हें हम कहते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। लेकिन यहाँ सिर्फ प्रोटियम की बात हो रही है जिसका मैस नंबर 1 है। उसमें एक प्रोटॉन होता है, एक ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। और NMR स्टैंड फॉर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये PMR का दूसरा नाम है। ये कौन सी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है? ये वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है दैट इज कंसर्न्ड विद हाइड्रोजन न्यूक्लियस, यानी जितने भी एटम्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, तो ये जस्ट एंड जस्ट हाइड्रोजन न्यूक्लियस से कंसर्न्ड होता है। हाइड्रोजन न्यूक्लियस की हमने पीछे टॉपिक्स में पढ़ा है कि इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है इस न्यूक्लियस का, वो 1/2 है, हाफ है। तो इसकी फिर स्पिन स्टेट्स कितनी होगी, इसका हमने फार्मूला पीछे पढ़ा था 2I + 1। तो क्योंकि इसके I की वैल्यू है हाफ, तो हम कर देंगे 2½ + 1। तो 2½ + 1, 2 से कट गया, 1 + 1 कितना होगा 2। इट मीन कि इसकी जो स्पिन स्टेट्स हैं वो 2 स्पिन स्टेट्स हैं। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये 2 स्पिन स्टेट्स इसकी बनेगी। एक स्पिन स्टेट होगी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हमने पीछे पढ़ा था स्पिन फ्लिपिंग के टॉपिक में। और एक मैग्नेटिक फील्ड, एक इसकी स्पिन होगी अगेंस्ट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये 2 स्पिन स्टेट्स होंगी इसकी। और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही हमने क्या देना होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में, याद करें, हमने देना होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स। जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स देंगे तो लो एनर्जी वाले, यानी लो स्पिन वाले जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस हैं, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के फोटोन को एब्जॉर्ब करके शिफ्ट हो जाएंगे हाई फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन्स में, हाई स्पिन वाले फोटोन्स में। तो इन्हें हम कहते हैं लो स्पिन से हाई स्पिन में चेंज होते हैं। और किसको एब्जॉर्ब करके चेंज होते हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स के फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इनकी जो हाइड्रोजन की न्यूक्लियस है, इनका मैग्नेटिक मूवमेंट हाई होता है, और नेचुरल अबंडेंस भी जो प्रोटियम है, इसकी बाकी तीनों आइसोटोप्स में से जो प्रोटियम है, इसकी अबंडेंस यानी इसकी जो तादाद है वो सबसे ज्यादा है। तो इसलिए 99% के करीब इसी की जो न्यूक्लियस है वो होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम आइसोटोप के। ड्यूट्रियम और ट्रिटियम बहुत कम पाए जाते हैं। तो इसलिए इसकी नेचुरल अबंडेंस भी बहुत ज्यादा है और मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि जब NMR का हम स्पेक्ट्रम लेते हैं तो फिर इसकी जो सिग्नल है वो बड़े स्ट्रॉन्ग आते हैं। किसके सिग्नल? हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, तो उन एब्जॉर्बर्स का जो सिग्नल आता है स्पेक्ट्रम के ऊपर, ये हमने IR में और UV में भी इसी तरह की बातें पढ़ी, वो सिग्नल बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। इट मीन्स के सिग्नल 2 चीजों पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस की मैग्नेटिक मूवमेंट पे और नेचुरल अबंडेंस पे। अगर ये दोनों ज्यादा है तो फिर सिग्नल अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो है हमारे पास हासिल होते हैं। तो ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन था प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इसकी डेफिनेशन इसमें आगे जो मेन टॉपिक है हमारा, दैट इज केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट की तरफ हम बाद में आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी एक इसमें भी छोटा टॉपिक आगे, शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, बाद में फिर केमिकल शिफ्ट की तरफ मूव करेंगे। शील्डिंग वर्ड का लफ्जी मतलब होता है किसी चीज के वार को रोकना। जैसे पुराने दौर में जब जंगें होती थी तो जो
लड़ाई करने वाले हैं उनके एक हाथ में तलवार होती है, दूसरे हाथ में उन्होंने शील्ड पकड़ी होती है जिससे दूसरे के वार को रोकते हैं। तो ये शील्ड का लफ्जी मतलब है यहाँ पर किसी फोर्स को रोकना, किसी चीज को रोकना। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं। पहले हम एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पर देखते हैं। सपोज ये हमारा प्रोटॉन है जो स्पिन कर रहा है, हमें पता है जितने भी न्यूक्लियस हैं वो स्पिन करते हैं, खास प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी से वो स्पिन कर रहे होते हैं। तो ये हमारा स्पिनिंग प्रोटॉन है, यानी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, और ये इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहे हैं। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी इसको कह सकते हैं, जिसको H0 से जारी करते हैं, इसको बुक में बात जगह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी कहा गया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मर्जी वर्ड आप इसके लिए लिख सकते हैं, अप्लाइड या एक्सटर्नल। जब हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देते हैं इस डायरेक्शन में, ऊपर को इस डायरेक्शन में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस के गिर्द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, इसीलिए ये थोड़ा ये एक लाइन से शो किया गया और ये आगे थोड़ी मोटी बोल्ड लाइन बना दी गई है। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। किस तरह, यानी ये अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो यूं इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर मूव कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है हमारा पॉइंटर, और ये डस्टर जो है ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट वाली प्लेन है। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह सर्कुलर मूव कर रहे होंगे। आप यूं समझ लें जैसे ये मेरा हाथ है और ये पॉइंटर है, तो इस फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स यूं मूव करें, इसके परपेंडिकुलर मूव करें। तो इसकी मोशन ऐसी क्यों है, ये आप लेफ्ट हैंड रूल से ये बात आप समझ सकते हैं। लेफ्ट हैंड रूल में आपने जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है, और जो आपकी ये कर्लिंग फिंगर्स हैं, कर्लिंग फिंगर्स ये शो करती हैं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को। तो आप चेक करें कि हमारी जो फिंगर्स हैं ये कर्ल इस डायरेक्शन को हो रही हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी। क्लियरली इसको याद रखें। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थंब की तरफ आपने करनी है, लेफ्ट हैंड यूज करना है, और जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो आपकी कर्लिंग फिंगर्स की तरफ होगी। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इस तरफ को हो रही है। ये हमें पता चलेगा कहां से, लेफ्ट हैंड रूल से। नाउ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इस तरह हो जाती है। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, तो शायद ये बात आपको याद हो, फिजिक्स में एफएससी में भी थी ये बात, 9th 10th में भी थी ये बात, कि इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, और जब करंट किसी वायर में से किसी कंडक्टर से मूव करता है तो उसकी अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो लिहाजा इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से इनकी अपनी भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। उसकी डायरेक्शन किधर को होगी वो हमें पता चलता है राइट हैंड रूल से, कि आपकी जो कर्लिंग फिंगर्स हैं ये आपने इलेक्ट्रॉन्स की तरफ रखनी है, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, और ये थंब जो है ये आपको बताएगा इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है उसकी डायरेक्शन, और उसको हमने ये इन लाइनों से शो किया। तो आपको ये शो कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी डाउन। ये मैग्नेटिक फील्ड और है जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से होगी, ठीक है। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और है, जो हमने इसको अप्लाई की है वो और है, और खुद इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन की वजह से खुद ब खुद जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो और है, और उसकी डायरेक्शन होगी डाउन की तरफ, और उसको हमने इन डॉटेड लाइनों से शो किया है। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं ये डॉटेड लाइन है, और ये मैंने एरो लगाए हुए हैं। एरो का मतलब है कि डायरेक्शन डाउन को जा रही है, और ये भी एरो डाउन को जा रही है। इस तरह इधर भी ऐसे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो ये डॉटेड लाइनें जो सर्कल हैं डॉटेड, ये किसको शो करें, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलर मोशन की वजह से पैदा हुई, ठीक है। तो इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को आप चेक करें, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, मुखालिफ है। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड जा रही है, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये डाउनवर्ड आ रही है। इसका मतलब है ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो न्यूक्लियस के ऊपर असरअंदाज हो रही है, ठीक है। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो इस न्यूक्लियस को मिल रही है
तो इस न्यूक्लियस को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का असर कम करती है कौन सी फील्ड? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट है। यानी क्या मतलब मेरी बात का, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूं कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो न्यूक्लियस पर लग रही है, और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी न्यूक्लियस पर लग रही है, लेकिन वो किसके ऑपोजिट है? अप्लाइड के ऑपोजिट है। लिहाजा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ हिस्सा कैंसिल कर देती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। तो जो न्यूक्लियस के ऊपर इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसके बराबर होगी? ये, यानी H यहाँ हाइड्रोजन को नहीं शो करता, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। H मैग्नेटिक फील्ड की सिंबल होती है। H इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, ये इज इक्वल होगी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड H नॉट, ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ये, माइनस इसमें से हम करेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। तो दोनों को माइनस करने से जो रिजल्टेंट है वो लगेगा न्यूक्लियस के ऊपर। तो बच्चों याद रखें, दो फील्ड्स हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड खुद इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन की वजह से पैदा होती है। ये दोनों फील्ड लगती हैं न्यूक्लियस पर, लेकिन एक दूसरे के मुखालिफ। लिहाजा इफेक्टिव फील्ड कितनी होगी? दोनों को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं शील्डिंग। ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के असर को रोक रही है। जितना इसने असर करना था उससे कम असर कर रही है, क्योंकि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उसके मुखालिफ जो है वो उसके मुखालिफ चल रही है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे न्यूक्लियस को शील्ड करती है। किससे शील्ड करती है? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से शील्ड करती है। तो इसी चीज को हम कहते हैं शील्डिंग ऑफ अ प्रोटॉन, शील्डिंग ऑफ अ प्रोटॉन। तो नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड स्क्रीन में हम कुछ बातें और भी इसकी देखते हैं। जी नेक्स्ट आप देख सकते हैं डी शील्डिंग, मैंने हेडिंग दी हुई है। जब ये कितनी ज़्यादा इस प्रोटॉन की शील्डिंग होगी इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो डिपेंड करता है कि इस प्रोटॉन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कितनी है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कितनी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। ये फिर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा इसको बचाएगी, किससे? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से, उतना ही इसको शील्ड करेगी। तो कितनी शील्डिंग होगी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, जो प्रोटॉन के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होती है। लेकिन जब आपने हाइड्रोजन को किसी हाईली इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम से अटैच किया हो, सपोज O से अटैच किया हो, तो फिर क्या होगा? O इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए O पर पार्शियल नेगेटिव और H पर पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो हाईली इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, इसलिए फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो फिर शील्डिंग भी कम हो जाएगी। तो इसी चीज को हम कहते हैं डी शील्डिंग, यानी जब हाइड्रोजन एटम किसी हाईली इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम से अटैच होगा तो वो हाईली इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, तो इस तरह उसकी शील्डिंग में कमी आ जाएगी। तो इस शील्डिंग में कमी को हम कहते हैं डी शील्डिंग। ज्यादातर जो NMR, ये बात हमने इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ी हुई है, ज्यादातर जो हम NMR लेते हैं उसमें हम फिक्स कर देते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी को, सपोज 100 मेगाहर्ट्ज पे फिक्स कर देते हैं, और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है इसको चेंज करते हैं ग्रेजुअली। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को पहले लो फील्ड से आहिस्ता 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 फिर हाई फील्ड की तरफ ले जाते हैं। इस तरह ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ये हम चेंज करते रहते हैं। पहले इसकी मिकदार कम होती है, फिर आहिस्ता 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 इसकी मिकदार बढ़ाते रहते हैं, जबकि न्यूक्लियस के ऊपर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी हम फेंक रहे होते हैं वो कांस्टेंट रखी जाती है 100 मेगाहर्ट्ज। तो एक खास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पर आकर ये जो न्यूक्लियस है ये लो स्पिन से हाई स्पिन में शिफ्ट हो जाता है, फोटोन को एब्जॉर्ब करके लो स्पिन से हाई स्पिन में शिफ्ट हो जाता है। तो जो प्रोटॉन्स थोड़ी कम मैग्नेटिक फील्ड पे, लो मैग्नेटिक फील्ड पे ही लो स्पिन से हाई स्पिन पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो उनका जो स्पेक्ट्रम की जो पीक्स हैं
वो लेफ्ट साइड पर आते हैं, लो फील्ड पर आती हैं। और जो प्रोटॉन ज्यादा हाई जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें उसकी फ्लिपिंग लो स्पिन से हाई स्पिन होती है, यानी फोटोन को एब्जॉर्ब करके वो हाई स्पिन पे जाता है। फोटोन की एब्जॉर्प्शन होती है कब? हाई मैग्नेटिक फील्ड पे। तो फिर उनका जो स्पेक्ट्रम की जो पीक्स हैं वो राइट साइड पर आती हैं। तो जो लेफ्ट साइड पर आती हैं लो फील्ड पर, उन पीक्स को कहते हैं ये डाउन फील्ड होती हैं। और जो स्पेक्ट्रम की राइट साइड पर आती हैं इन पीक्स को, जैसे मैंने ये बनाई, इन पीक्स को कहते हैं ये होती हैं अप फील्ड। ये मैंने फर्जी तौर पे एक स्पेक्ट्रम बनाया हुआ है एनएमआर का, जिसमें एक तरफ एब्जॉर्बेंस है, दूसरी तरफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। जो लो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे पीक्स आती हैं उसे कहते हैं डाउन फील्ड, और वो लेफ्ट साइड पर होती हैं। जो हाई मैग्नेटिक फील्ड पर एब्जॉर्बेंस की पीक्स आती हैं वो राइट साइड पर होती हैं, इनको हम कहते हैं अप फील्ड। दिस इज आवर लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।